आज के इस वीडियो में जो कहानी बताने वाला कहानी में आपके जैसे एक स्टूडेंट के बारे में बताने वाला। जी हाँ दोस्तों, एक स्टूडेंट जिसका बोर्ड एग्जामिनेशन का डेट शीट रिलीज कर दिया जा चुका था और एग्जामिनेशन की डेट सारी बता दी जा चुकी थी, लेकिन हाल कुछ ऐसा ही था जैसा अभी फिलहाल आपका है, जहां पर उसने अभी तक कुछ भी पढ़ा नहीं था, जहां पे उसका एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं था, चाहे वो ओसी हो गया, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे वो अकाउंट्स हो गया, चाहे वो एसपी हो गया। अब यहाँ पे समय ये आ चुका था कि अब जो रिया थी, अब उसे अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना था। अब करे तो करे क्या। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिया के कुछ दोस्त थे जिनका भी हाल कुछ रिया की तरह ही था। अब सभी दोस्तों ने ग्रुप में बात करना चालू किया, ग्रुप व्हाट्सएप चैट बनाया और वहां पे वो एक दूसरे को मैसेज करने लगे कि डेट शीट रिलीज कर दी जा चुकी है, अब एग्जामिनेशन में कुछ 2 ही महीने बाकी है, अब करे तो करे। अब जितने भी उनके ग्रुप में थे उनमें से सबसे ज्यादा जो होशियार थी वो रिया थी। अब रिया ने पूरा का पूरा एक प्लान बनाया जहां पे उसने ये कहा कि हम सबसे पहली चीज हमारे जो कंसेप्ट है हर एक सब्जेक्ट के वो क्लियर करेंगे वन शॉट देखकर, फिर उसके बाद हम पीवाईक्यूज पे जाएंगे, फिर उसके बाद हम पेपर प्रैक्टिस क्या करना शुरू करेंगे। अब ये करने से पहले सबसे पहली चीज उन्होंने सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई, जहां पे उन्होंने सबसे पहले अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे फोकस किया, फिर मॉडरेट सब्जेक्ट पे फोकस किया और जो सबसे इजी सब्जेक्ट था सबसे लास्ट उसी सब्जेक्ट को रखा। अब ये सारी चीजें करने के बाद अब उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया कि दिन में मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, जहां पे उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में बांटा, एक अर्ली बर्ड वालों में और एक नाइट आउल वाले स्टूडेंट्स में बांट दिया। अब यह बांटने के बाद उन्होंने एक रूल बनाया कि नो फोन टिल एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, ये रूल उन्होंने बनाया, उस रूल को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने फॉलो किया और कंसिस्टेंटली उन्होंने सारी चीजें कवर अप की एग्जाम आने तक। और बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किया। जब उनके रिजल्ट आए तो रिजल्ट आने के बाद मानो चारों तरफ उनके लिए खुशियां ही झूम रही। और ये चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेज करते हैं, प्रॉपर अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं, अगर अपनी सारी चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा वो सक्सेसफुल होगा। और ये सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट। लेकिन भैया आपको मैनेजमेंट ही नहीं आता, तो चलो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा 12 मार्क्स का चैप्टर होने वाला है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलो वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कहानी तो आपने सुन ली है, अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, हमारा सबसे पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे ये कह देना चाहता हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि आपके जितने भी वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाले। दूसरी चीज, आपको डाउनलोड करना है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन। जी हाँ, जहां पे आपके सारे जो नोट्स होंगे वो आपको मिलेंगे, चाहे वो आपके अकाउंट्स के हो गए, चाहे वो इको के हो गए, चाहे एसपी के हो गए, चाहे वो ओसीएम के हो गए, सभी नोट्स आपको वहां पे मिलने वाले हैं उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में। तो जाके उसे भी डाउनलोड जरूर से कर लेना। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो पसंद आ रही होगी, तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए कर देना, मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि ये जो कॉमर्स जीतेंगे हमारी जो सीरीज है उसको मैं बरकरार रख सकूं। अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है वो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज चैप्टर का नाम क्या उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। सबसे पहली टर्म जो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, देखो सीधी सादी भाषा में बात करूंगा, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, बेसिक ट्रूथ या फिर बेसिक रूल जो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे हमने बचपन से सुना हुआ है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना है? हाँ सुना है। ये क्या एक ट्रुथ है, ठीक है, बेसिक ट्रुथ है कि भैया कि हमेशा क्या सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ये भी हमें जिंदगी में सिखाया गया है। तो ये भी क्या है, एक बेसिक ट्रुथ है जो हमें हमेशा हमारी जिंदगी में फॉलो करना चाहिए। तो प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, एक बेसिक रूल या फिर बेसिक ट्रुथ जो हमें क्या फॉलो करना चाहिए हमारी लाइफ में। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब सीधी सादी बात है, मैनेजमेंट एक तरह की एक्टिविटी होती है जहां पे हम क्या करते हैं, दूसरों से हम काम करवा के लेते हैं। क्या करते हैं, काम करवा के लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी मेरे सामने एक बंदा बैठा हुआ है, टिफिन खा रहा है। क्या खा रहा है, टिफिन खा रहा है। वो उसका टिफिन नहीं, वो मेरा टिफिन है। किसका टिफिन है, वो मेरा टिफिन है। क्यों, क्योंकि मम्मी ने कुछ खाने के लिए दिया था, मुझे पसंद नहीं था, तो इसको मैंने एकदम मक्खन मक्खन लगा के मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको बोल दिया भाई खा, एकदम खा। फिर बंदा 4 बजे वापस खाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 6 बजे वापस खाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्योंकि मेरे 3-4 टिफिन आती है, तो 3-4 टिफिन बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, खाना, वो टिफिन किसका है, वो मेरा है। खाने की जवाबदारी किसकी है, किसकी जवाबदारी है, मेरे बंदे में इतना खा रहा है कि मतलब बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो जवाबदारी किसकी, ओ मेरी जवाबदारी है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम दूसरे से करवा के ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। तो इसी चीज को मैनेजमेंट बोलते हैं। एक चीज आप सोचो यहाँ पे कि आप क्या करते हो, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल का बहुत ज्यादा होमवर्क मिला रहता है, आप क्या करते हो, आपका एक दोस्त होता है या फिर आपकी एक दोस्त होती है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको बोलते हैं ना कर देना दोस्ती कैसे। तो आप क्या करो, आप अपना जो काम है, ठीक है, आपका ही काम या फिर एक जो काम है वो क्या करो, दूसरे से करवा के ले रहे हो। इसी चीज को तो मैनेजमेंट बोलते हैं। और मैनेजमेंट हर किसी की जिंदगी में
मैनेजमेंट हर जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में मैनेजमेंट बंदा करता है, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है, स्कूल ना जाना पड़े इसके लिए कुछ चीजें मैनेज करके चलता है, ठीक है। कहीं घूमने जाना है तो कुछ चीजें मैनेज करके रखता है, ठीक है। इंस्टाग्राम चलाना, कुछ चीजें मैनेज करके रखता है। एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका मैसेज आ रहा है तो हम क्या करते हैं, टीचर सर दर्द कर, मैं हेड डाउन और नीचे स्क्रॉल करता रहता, हेलो हाउ आर यू, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, ठीक है। तो ये क्या था मैनेजमेंट। तो सीधी सीधी बात है, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, बेसिक ट्रुथ या फिर बेसिक रूल, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, एक जो काम होता है दूसरे से करवा के लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। देखो मैंने काम करवा लिया, अभी बंदा खा के जा रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली इसका पूरा मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कुछ ऐसे बेसिक रूल, एक ऐसे कुछ बेसिक ऐसे ट्रुथ जो हमें ये बतलाते हैं कि हमें कैसे दूसरों से काम करवा के लेना चाहिए। इसी चीज को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। समझा? तो एक बार फिर बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ ऐसे बेसिक रूल होते हैं, कुछ ऐसे बेसिक ट्रुथ होते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि हम कैसे दूसरों से काम करवा के ले सकते हैं, ताकि हमारा जो भी पर्सनल गोल होगा या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होगी उसे हम इजीली अचीव कर सकें। अब यहां पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ने वाले वो नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या पढ़ने वाले। ये नेचर क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, सॉरी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहली चीज बात करते हैं हम यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यहां पे क्या बोला है, अब देखो नाम नहीं लिखा हुआ, यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब ये जो कुछ बेसिक रूल है क्या दूसरों से काम करवा के लेने के या फिर दूसरों से काम करवाने के लिए जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, हर तरह की जगह पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, यूजेबल होता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो कोई पर्टिकुलर 14 रूल्स हो गए या फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा, उनमें से कोई भी रूल ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उस बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर कोई पर्टिकुलर एक ऐसा देश होगा, उस पर्टिकुलर देश में ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा, नहीं। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से बना है कि चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर एक मॉडरेट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में क्या हेल्प करती है, क्या चीजों को मैनेज करने के लिए, चीजों को क्या कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ गया? तो यही बोला गया, क्या बोला गया, इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर एट टू ऑल द लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। यही चीज बोला मैंने कि ये जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट होते हैं ये किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में क्या एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कितनी भी बड़ी हो या फिर कितनी भी छोटी या फिर कुछ मॉडरेट लेवल की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर काम को हम अलग अलग लोगों में डिवाइड कर देते हैं। ये हर जगह होता है, चाहे आपके स्कूल में देख लो, अगर आपके स्कूल का काम क्या है पढ़ाना, तो वो क्या करते हैं, क्या सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर को देते हैं? नहीं, टीचर्स के बीच में सब्जेक्ट को डिवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ आपके एडमिनिस्ट्रेशन का आपका फीस कलेक्ट करने का काम किसी और को दे देते हैं, आपका फिजिकल एजुकेशन मतलब पीटी के लेक्चर किसी और को दे देते हैं। मतलब काम एक है कि बच्चे आ रहे तो उनको पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाने का काम फिर बाकी जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज वो क्या करते हैं, वो डिवाइड कर दी गई है लोगों की कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो देखो ये स्कूल में भी एप्लीकेबल है। सेम तरीके से आप चले जाओ फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, शूटिंग होती है, पिक्चरें बनती है, तो एक्टिंग करने का काम किसी और को दिया जाता है, डायरेक्ट करने का काम किसी और को दिया जाता है, प्रोड्यूस करने का काम किसी और को दिया जाता है, फिर कैमरा उसको हैंडल करने का काम किसी और को दिया जाता है, एडिटिंग करने का काम किसी और को दिया जाता है। काम क्या है, पिक्चर बनाना, लेकिन पिक्चर बनाने के लिए जो भी चीज, जो भी जरूरतें हैं, जो भी काम है, उन सभी को लोगों के बीच में डिवाइड किया जाता है। तो देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हम आपको चीजें समझी। तो ये किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होते हैं। फिर यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस है, क्या ये जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या होता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये नहीं है कि अगर आप ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उठाओगे और उसे यूज करोगे तो आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको सोल्यूशन दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉइज काम करते हैं, और दोनों एम्प्लॉइज के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, मैटर हो गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप लेकर आओगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये नहीं बताएगा कि भैया इसकी ये गलती थी, उसकी ये गलती थी, दोनों के बीच में ये चीज कराओ तो आपका मैटर सॉल्व है। नहीं, ये आपको सोल्यूशन नहीं देता, ये आपको एक तरीका बताता है, एक गाइडलाइन देता है कि आपको किस तरीके से चीजों को लेके चलना है, चीजों को किस तरीके से कवर करना है, या फिर चीजों को किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, ये आपकी एक गाइडलाइन है कि आपको इस तरीके से एक्टिविटी करनी है। अगर आप ये चीजें करोगे तभी आपकी चीजें प्रॉपर्ली हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन बात कर लेते हैं,
बात कर लेते हैं, जिसमें चंगू नाम का एक बंदा रहता है। अब चंगू नाम का बंदा रहता है, वो चंगू नाम का बंदा हमेशा काम में कंफ्यूज रहता है, इधर का काम उधर कर देता है, उधर का काम इधर कर देता है। अब सवाल ये उठता है, जब उसके मैनेजर ने देखा तो बोला कि ये जो चंगू है, ये चंगू तो उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, उसको करने बोलो ए तो ये करता बी है, और करने बोलो बी तो ये करता ए, तो ये कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके मैनेजर ने देखा कि ये कंफ्यूज किया, इसने देखा तो उसको, तो मैनेजर को पता चला कि चंगू को देने वाले, जो ऑर्डर्स देने वाले दो लोग थे, एक का नाम क्या था पाठक जी, और एक का नाम क्या था हमारे दद्दू जी। दद्दू जी बोलते थे चंगू ये करो, पाठक जी बोलते थे दद्दू ये करो, चंगू ये करो। तो जो चंगू है वो कंफ्यूज हो जाता था। तो यहाँ पे मैनेजर ने क्या देखा, मैनेजर ने एमबीए किया हुआ था, मैनेजमेंट पढ़ी हुई थी, तो उसने बोला देखो भाई यहाँ पे चंगू को आज से सिर्फ एक ही बंदा ऑर्डर देगा, या तो वो पाठक जी होंगे या तो वो दद्दू होगा, क्योंकि जब कभी भी दो लोग अगर उसको ऑर्डर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल अमेंडमेंट यूनिटी ऑफ कमांड, इसने क्या बताया, गाइडलाइन दी कि जब कभी भी एक पर्सन को एक से ज्यादा लोग अगर ऑर्डर देंगे तो कंफ्यूज होने वाला है, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि एक बंदे को सिर्फ एक ही बंदा क्या करे, ऑर्डर दे। तो ये उसके मैनेजर को एक गाइडलाइन मिल गई, तो बंदा जाके अप्लीकेबल कर दिया, तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जनरल गाइडलाइन मतलब यही होता है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे ये जो जितने भी हम प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, वेदर इट माइट बी ऑफ हेनरी फॉल का प्रिंसिपल हो गया या फिर FW टेलर का प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है ऐसे नहीं है कि नींद में उठा ठीक है और उबासी लेके बोला कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म नहीं हुए हैं, ये रूल्स ऐसे ही फॉर्म नहीं हुए, पहले इन रूल्स को फॉर्म किया गया, फॉर्म करने के बाद इनको ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या होल्ड पे लिया गया और उनके ऊपर ये सारे जो रूल्स है वो एप्लीकेबल किए गए। ऑब्जर्व किया गया कि भैया क्या इन रूल्स की वजह से, क्या इन प्रिंसिपल्स की वजह से क्या काम में कुछ बदलाव आ रहा है, काम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कुछ मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद अगर कुछ फायदा हो रहा होगा, कुछ बदलाव हो रहे होंगे, तब जाके इनको प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ये ऐसे ही एक दिन दो दिन में फॉर्म नहीं हुआ है। फिर दूसरी चीज क्या बोली है, फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोला गया, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो हम साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे न्यूटन के रिएक्शन, न्यूटन के हम लॉज पढ़े, एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो लॉ हो गया, इस लॉ को हम चेंज कर सकते नहीं, क्या इसको हम बदल सकते नहीं, इसको हम बदल नहीं सकते, सही बात है। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है ये फ्लेक्सिबल है, इसको हम सिचुएशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया, इसको हम अपने हिसाब से चीजें बदल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है, बिहेवियरल इन नेचर। क्या हो रहा है, बिहेवियरल इन नेचर। ये जो आपके प्रिंसिपल्स बनाए गए, ये ह्यूमंस के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए क्या किए गए, प्रिंसिपल बनाए गए। देखो कैसे, एक चीज देखो, मैं कुछ प्रिंसिपल की बात कर लेता हूं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। अब एक इंसान है, एक इंसान को हम पूरा काम दे देते, ठीक है, काम बांटते नहीं, एक इंसान को हम पूरा काम दे देते, तो इंसान क्या वो काम पूरा अच्छे तरीके से कर पाएगा, नहीं। एक किसी भी इंसान को आप एक काम दोगे, दो काम दोगे, तीन काम दोगे, तो वो अच्छी तरीके से कर पाएगा। लेकिन आप पूरा का पूरा काम उसी पे दे दोगे तो काम अच्छे से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो इंसान क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो काम पूरा धरा का धरा ही रह जाएगा। देखो यही ह्यूमन बिहेवियर है। दूसरी चीज बोली गई है, क्या बोला गया, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। यहाँ पे एक चीज आप समझो कि अगर एक ऐसी जॉब आपको मिलती है जहां पे आपकी जॉब सिक्योर है, वहां पे आप मन लगा के काम करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, अब मन लगा के काम करेगा या नहीं इंसान, कि भैया यहाँ पे मेरी जॉब बहुत सिक्योर है, मैं यहाँ पे मन लगा के काम करूँ, दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करूंगा, तो मुझे आगे आने वाले दिनों में मुझे इसका फायदा भी मिलेगा, इसकी मुझे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सही बात बोला कि गलत बोला? सही बात है ना। तो वहां पे इंसान मन लगा के काम करे। अगर वही उसको पता चला नहीं यहाँ पे मेरा जॉब कभी भी जा सकता है, तो उतना मन लगा के काम करेगा नहीं, क्या वो उतनी मेहनत करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको अश्योरेंस ही नहीं कि मेरी जॉब है कि नहीं है, वो कभी भी उसकी जॉब जा सकती है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या, ये सारे जो ह्यूमन बिहेवियर्स है कि एक इंसान अगर ये कंडीशन अप्लाई तो इंसान इस तरीके से काम करता है, अगर दूसरी कंडीशन अप्लाइड हो, ऑपोजिट कंडीशन अप्लाइड हो, तो एक्शन भी एकदम बदल जाते हैं। तो उनके बिहेवियर को समझते हुए क्या बनाया गया, ये पूरा जो प्रिंसिपल बनाया गया। नेक्स्ट क्या आता है आपका, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सीधी सीधी बात है, आज यू सो सोशल यू रिप। सीधी बात है, अगर आप आज कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो कल आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप आज कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो आपके साथ भी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, अगर आप आज बुरा काम कर रहे हो तो कल आपके साथ भी क्या होगा, बुरा ही होगा। तो सेम तरीके से ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हो, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको कभी भी डिसीजन नहीं बताते, ये आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते, मदद करते कि आपका निर्णय किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, आपका सोल्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, इस चीज को बताते हैं। अगर आप इस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं
तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप इस प्रिंसिपल मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर्ली इसको अलाइन नहीं कर पाते हैं, तो आपके जो सोल्यूशन में निकलेगा वो बहुत ही खराब क्या निकलने वाला है। फिर नेक्स्ट क्या बोला, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, जितने भी, whether it might be 14, whether it might be 10, जितने भी हम प्रिंसिपल पढ़ने वाले, सभी प्रिंसिपल्स इक्वल इंपॉर्टेंट है, इक्वली महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर आप ये सोचोगे सिर्फ मैं डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अपनाता हूं और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हर एक जो प्रिंसिपल है वो इक्वल इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ले लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो, पहले ये देखने मिला था कि एक जो बंदा है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज, चंगू की बात की, ठीक है, चंगू बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहा था काम का, तो यहाँ पे हमने यूनिटी ऑफ कमांड ले लिया। और फिर उसके बाद चंगू थोड़ा सा काम में आलस दिखाने लगा, काम उतना मन से करता नहीं था, काम ऊपर ऊपर से करके छोड़ जाता था। तो जब उससे बात की तो उसको पता चला कि भैया उसको डर है कि उसका काम जॉब है वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया, उसको लिखित दे दिया गया, भैया आपकी जो जॉब है 5 6 7 7 साल 8 साल 10 साल तक अच्छी, अगर आप अच्छे फिक्स है, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपकी जॉब और ज्यादा टाइम तक क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो वहां पे उसको पता चल गया कि हाँ मेरी जॉब फिक्स है, तो वो एक स्टेबल हो गया, तो वो दिल लगा के काम कर रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज आ गई। फिर आगे चलकर पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका जो चंगू है, चंगू अब ज्यादा निराश चल रहा है, ठीक है, उसको कहीं और से ऑफर आ रहा है, तो वो वहां चले जा रहा है। क्यों चले जा रहा है, रीजन क्या है कि वही चंगू का भाई मंगू है, मंगू कम काम करता है लेकिन उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं, चंगू वही दुगना काम करता है लेकिन उसको प्रॉपर्ली पैसे नहीं मिलते। तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन आता है कि जो बंदा जितना अच्छे से काम करता है उसको उतना ज्यादा पेमेंट दो। तो वहां पे फिर मैनेजर ने क्या प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन अपना लिया कि चंगू ज्यादा मेहनत करे तो उसको सैलरी ज्यादा रहेगी, मंगू कम काम करे तो उसको उसके काम के हिसाब से सैलरी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन वाइज सारे जो प्रिंसिपल्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ये कभी भी नहीं कह सकते। हमें सारे जो प्रिंसिपल्स है, सारे जो रूल्स है, उन सभी को प्रॉपर्ली हमें फॉलो क्या करके चलना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा नेचर ऑफ प्रिंसिपल था, इसको आप लर्न कर सकते हो। देखो, यू गेव 5 बिग कैट्स ऑलवेज, यू से आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन आता है, जी से आपका जनरल गाइडलाइंस आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद एफ से 5 से क्या था, फाउंड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। फिर अगर हम बात करें बी से, तो बी से हमें क्या देखने मिल जाता है, बी से हमें देखने मिल जाता है बिहेवियरल इन नेचर। और फिर उसके बाद सी से हमें क्या देखने मिल जाता है, सी से हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मिल जाता है। और ए से हमें क्या देखने मिल जाता है, ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। क्या देखने मिल जाता है, और ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। क्लियर हो गया? डन। तो यहां पे मैंने पूरी चीजें समझा दी, तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होने वाला, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, किस लिए जरूरी है, क्या वजह है जो ये बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोला है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर्स। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्या बोला है, हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया चंगू की मैंने बात की थी, जब मैंने चंगू की बात की तो आपको क्या देखने मिला कि जो चंगू है वो क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहा था। तो उसके मैनेजर ने देखा कि ये जो चंगू है, ये चंगू बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहा है, ये बोला जाए काम ए करो तो काम बी करता था, बोला जाए काम बी करो तो काम ए करता था, तो उल्टा पुल्टा सारा काम क्या कर रहा था। अब मैनेजर बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहा था, तो मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी, तो उसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखा, उसने देखी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। तो उसने देखा कि चंगू को 2 बॉस क्या कर रहे थे, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे कि ये करो वो करो, इसके वजह से वो क्या हो पा रहा था, वो कंफ्यूज हो जा रहा था। सही बात है। तो मैनेजर ने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या यूज किया, और उस प्रिंसिपल को यूज करके उसने क्या किया, चंगू को गाइड किया, और साथ ही साथ उसके ऊपर सिर्फ एक सिंगल बॉस को रखा। तो देखो, अगर ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता तो क्या जो चंगू का जो मैनेजर है क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता, क्या सोल्यूशन ले पाता, दे पाता, नहीं दे पाता ना। तो ये क्या करता है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये आपके जो मैनेजर्स होते हैं उन मैनेजर्स को बेसिकली एक इनसाइट देता है, एक तरीका देता है, एक जरिया देता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, इश्यूज को खत्म किया जा सकता है। समझ में आ गया? फिर क्या बोला, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, एक सीधी सीधी यहाँ पे हम बात करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हमें 2 तरह की रिसोर्सेज देखने मिलते हैं, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, एक होता है हमारा मटेरियल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, जैसे हम हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स हो गया और साथ ही साथ जो फिजिकल रिसोर्स जो हमें
प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, उन दोनों ही चीजों को हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर। अब आप बोलोगे सर कैसे, ठीक है, चलो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि हर काम को क्या करना है, कामों को हमें अलग अलग इंसानों में बांट देना उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। क्या कर, किस हिसाब से? कैपेबिलिटी के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बताऊं, ठीक है, मेरी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी, ठीक है। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज काम करते हैं, ले लेते 10 एम्प्लॉइज काम कर लेते, उन एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय मैं भी हूँ, ठीक है। अब मेरे जो स्किल है, अब मेरे ऊपर एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर का नाम है दद्दू, ठीक है। अब ये जो मैनेजर क्या करता है, ये काम को डिवाइड करता है। अब मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने मुझे दे दिया कि आपको क्या करना है, आपको कैमरा चलाना है, मतलब आपको वीडियोग्राफी करनी है, सिनेमेटोग्राफी करनी है। लेकिन मेरा जो स्किल है वो पढ़ाने का है, मैं पढ़ाता अच्छा हूं, मैं फोटो शूट करने जाऊंगा या फिर वीडियोग्राफी करने जाऊंगा, तो क्या मैं उतना अच्छा कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा ना, सही बात है। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल मैनेजमेंट आया, जहां पे ये बोलता है कि डिवीजन ऑफ वर्क की काम को क्या करना है, लोगों की कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें क्या करना है, उसे अब बांटना है। अब जब मेरा मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा, तो वो क्या देगा, वो मुझसे पूछेगा बेटा आप कौन सा काम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो मैं बोलूंगा मैं पढ़ा बहुत अच्छा सकता हूँ, या फिर मैं पढ़ा ठीक ठाक सकता हूँ, मैं वीडियोग्राफी उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर मुझे पढ़ाने के लिए बोलेगा कि मुझे वीडियोग्राफी करने बोलेगा, पढ़ाने के लिए बोलेगा। अगर वही मैनेजर ने मुझे अगर वीडियोग्राफी करने बोल दी होती तो क्या वो उतना अच्छा कर पाता? क्या नहीं कर पाता। जब मैं उतना अच्छा कर नहीं पाता तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो ह्यूमन रिसोर्स यानी एक जो इंसान है उसको प्रॉपर्ली यूज कर किया जा रहा था, क्या यूटिलाइज किया जाएगा? क्या नहीं यूटिलाइज किया जाएगा। समझ में आ गया। और वही अगर मुझे पढ़ाने के लिए दे दिया जाएगा तो मैं अपनी सारी कैपेबिलिटी लगा दूंगा, मैं बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करूंगा, तो कहीं ना कहीं एक जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको प्रॉपर्ली यूज किया जाएगा, एक एफिशिएंट तरीके से यूज किया जाएगा, उसका कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। हाँ सर, कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स का यूज किया जाता है। अब दूसरा जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मान लेता है मेरे मटेरियल रिसोर्स के लिए। किसके लिए? मटेरियल। अब एक रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, मशीनें यूज की जाती है, रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ये सब आपके कहां पे आ जाते हैं? प्रोडक्शन करने में हेल्प किया करते हैं। सही बात है। अब फॉर एग्जांपल अब जो एक मटेरियल है जो हमें कागज बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, और मटेरियल कभी इस जगह रखा रहता है, कभी गोडाउन के बाहर रखा रहता है, कभी बिल्डिंग के बाहर रखा रहता है, इधर मतलब प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होता है। अब प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होगा, अब मुझे लगेगा, मैं जब चेक करूंगा अरे भाई ये माल तो खत्म हो गया, तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। फिर जब साफ सफाई होगी दिवाली की, अरे तब देखने वाले अरे माल तो पड़ा हुआ है यहीं पे, तो क्या, तो वो माल जो होगा, वो जो मटेरियल होगा वेस्ट होगा कि नहीं वेस्ट होगा? वेस्ट होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमें क्या समझाता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमें ये चीज समझाता है कि हर एक चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, प्रॉपर्ली सीक्वेंस में होनी चाहिए, प्रॉपर्ली ऑर्डर में होनी चाहिए, जिससे उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सके। समझ में आ गया। तो इस तरीके से देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यूज करके मैंने अपना रिसोर्सेस, अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जितने भी रॉ मटेरियल्स उनको सब हम एक जगह रख रहे हैं, ताकि जितने भी स्टॉक है, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है, सब मुझे प्रॉपर्ली पता चल सके कि मैं ना ज्यादा एक्स्ट्रा माल मंगा सकूं, ना प्रोडक्शन करते टाइम किसी भी चीज की कमी पड़ सके। समझ में आ गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे दो प्रिंसिपल का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सही बात है, दो बेसिक रूल्स के मैंने एग्जांपल दिए। अब दोनों ही रिसोर्स, दोनों ही जो रूल्स है वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो दो तरह के रिसोर्सेज है, एक जो ह्यूमन रिसोर्सेज है और एक जो फिजिकल रिसोर्स या फिर जो रॉ मटेरियल वाले रिसोर्स है, उनको हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो वही चीज बोली है ना, तो यूटिलाइज हो रही कि नहीं हो रही है ना। तो ये बोला हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो ये 6 प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली और अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट क्या आता है? साइंटिफिक डिसीजन। क्या आता है? साइंटिफिक डिसीजन। अब कई बार जो होता है, देखो हम जिंदगी में दो तरीके से डिसीजन लेते हैं। एक तो हम अंदाजा लेते हैं, शायद से इसका आंसर ये हो सकता है, शायद से मुझे ये चीज करनी चाहिए। और वहीं अगर दूसरी तरीके से बात करूं तो एक बंदा ऐसा होता है जो हर एक चीज को परख के, हर एक चीज को एनालाइज करके, हर एक चीज को कैलकुलेट करके फिर अपना डिसीजन क्या लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताना, जो बंदा तुक्का लगाता है, ठीक है, तुक्का लगाता है, सिर्फ एक बगैर एक प्रेडिक्शन करता है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर वो बंदा तुक्का लगा रहा है तो क्या वो तुक्का जो हमेशा सही लगे इसकी गारंटी है क्या? नहीं। चांसेस यहां पे ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो जो डिसीजन होगा वो गलत होगा, ठीक है, जिससे कोई ना कोई नुकसान होगा ही होगा। अगर वहीं एक जो बंदा है वो क्या करता है, वो हर एक चीज को एनालाइज करके, ठीक है, कैलकुलेट करके चीजों को अगर परफॉर्म करता है, तो उसका डिसीजन गलत होगा? नहीं सर, उसका डिसीजन गलत नहीं होगा। यहाँ पे चांसेस, ये मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा सही होगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चांसेस ये रहेंगे कि उसका डिसीजन सही होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हमें हेल्प करते हैं कि हम साइंटिफिक डिसीजन ले। ठीक है, थ्रू एनालाइज वन गेट एन आइडिया अबाउट हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शन एंड द रिजल्ट। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम समझ लेते हैं,
ठीक है, इनकी जानकारी हमें पूरी तरीके से हो जाती है। तो एक मैनेजर को ये समझ देता है कि अगर कोई भी सिचुएशन वहां पे अकर हो रही है तो सिचुएशन को हमें किस तरीके से डील करना चाहिए, उसको डील करके उसको हमें किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी कोशिश कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वापस से रिपीट ना हो या फिर ये प्रॉब्लम वापस से अकर ना हो। ठीक है, तो ये हमें साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फिर चौथी चीज क्या, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही बात है, एक देखो बिजनेस होता है, बिजनेस का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो सिर्फ पैसा कमाए, प्रॉफिट अर्न करे, इसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि भले वो पैसे कमा रहा है, ठीक है, पैसे अच्छे खासे अर्न कर रहा है, बट यहाँ पे उसकी जवाबदारी ये भी बनती है कि वो क्या करे, अब वो यह चीज करे कि सोसाइटी से जो भी चीजें वो ले रहा है उसके बदले सोसाइटी को भी कुछ चीजें रिटर्न करे। क्या करे, रिटर्न करे। जैसे सोसाइटी से ह्यूमन रिसोर्स ले रहा है तो कहीं ना कहीं अगर वो ह्यूमन रिसोर्स ले रहा है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स को रिसोर्स से काम करवा के ले रहा है, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स को कुछ बदले में देना भी तो चाहिए। इसलिए तो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको उसके मेहनत के हिसाब से आप उसको क्या दो, सैलरी दो। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, जहां पे ये बोला जा रहा है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपके पास काम करे, जो भी लोग आपके पास काम करे, उनको उनकी जॉब की अश्योरेंस आप दो। फिर तीसरा बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोला जाता है, जहां पर यह बोला जाता है कि भैया कि जहां पे एम्प्लॉयज को भी मौका दो कि वो भी अपने आइडियाज रखे, अपनी राय रखे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, जो एम्प्लॉय को ग्रो करने में, एनकरेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, ये एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर दूसरी चीज आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज को बोनसेस मिलते हैं, ये सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही है। समझ में आ गया। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कई बार जो होता है आपके जो फैक्ट्रीज होती है, जो ऑफिस, उसके बाहर आपके प्लांट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ये क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज से जो आपके पोल्यूशन क्या होता है बाहर निकलता है, उस पोल्यूशन को डील आउट करने के लिए सारी चीजें की जाती है। डन। फिर नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, R&D। अब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट ये क्या कहता है, ये हमें उकसाता है, ये मैनेजर्स को उकसाता है कि आप रिसर्च करो, प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करो, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में रिसर्च करो, उसको डेवलप करने की हेल्प करो। अब आप देखो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ले लो, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ले लो, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ले लो, ये सब सारी चीजें क्यों, देखो डिवीजन ऑफ वर्क क्यों किया जाता है कि एक पर्सन को उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको काम दे दो, और जब उसको वो काम दे दोगे तो उससे वही काम कराओ। जब एक बंदे से उससे वही काम कराओगे तो बंदा धीरे धीरे उस काम को करने में मास्टर हो जाता है, और वो नए नए तरीके ढूंढ कर लेकर आता है कि उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या हम बदलाव कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या हेल्प करता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये हेल्प करता है कि जहां पे ये एम्प्लॉयज को एनकरेज करता है कि भैया आप आओ और आप अपने आइडियाज भी रखो। सिर्फ अगर मैनेजर आइडिया रखेगा तो हो सकता है कि कई बार आइडिया सेम रिपीट हो रहे हो, लेकिन जब अलग अलग लोग आएंगे वहां पे अपनी बातें रखेंगे तो यहाँ पे हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब सारे प्रिंसिपल्स क्या कर रहे हैं, ये उकसा रहे ना कि ये हमें हेल्प कर रहे कि हम रिसर्च करें, और रिसर्च करने उन चीजों में डेवलप करें। समझ में आ गया, चीजें बार बार क्या करें, इंप्रूव करें। हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ आपको तरीका बताया, तौर तरीका बताता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो सर्टेन गोल्स होते हैं, सर्टेन जो हमारे एम्स होते हैं, उन एम्स को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी हमें साथ साथ ये बताते हैं किस तरीके से हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम कोऑर्डिनेट करके एक हार्मोनी में, मतलब बहुत ही सुख शांति के तरीके से आप लेके जा सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी लड़ाई झगड़ा जैसा चीज ना हो। डन। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीजें समझा दी, आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे अब इसके लिए निमोनिक्स क्या है, पेनी हैज सम अनयूजुअल कुकिंग एक्स। जैसे पी से क्या आ गया, प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट्स। फिर एच से क्या आ गया, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर सम से क्या आ गया, साइंटिफिक डिसीजन। फिर यू से क्या आ गया, अनयूजुअल से अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एग से क्या आ गया, एक्स आ गया एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर कुकिंग से सी से क्या आ गया, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा हर क्वेश्चन के लिए निमोनिक्स याद मत करो, ये मेरा सजेशन रहेगा, आपको पर्सनल सजेशन है मेरा आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो नेचर्स पढ़े, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है कि ये बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चीजें इससे रिलेटेड आई हैं। जब मेरी PYQ सीरीज चालू की तो वहां पे मैं आपको इसके बारे में भी और डिटेल में बताऊंगा, अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, अगर आपको चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं आपके लेकर आऊँ। अगर आप इस सीरीज, ये जो सीरीज में चल रही है, अगर इस सीरीज में आप प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट दिखाते हैं, तो मैं आपके लिए कई सारी चीजें लेकर आऊंगा यार। मैं लेके आज चीजें लेकर, इस तरह की नोट सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, सबसे पहली चीज, इन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आप ये चीज क्यों बता रहे हो, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरा दोस्त, क्योंकि जब एग्जाम में जाते हो ना, कई बार आपको बोला जाता है
राइट एनी 4 हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर राइट एनी 5 हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो इन दैट केस यू नीड टू नो कि भैया हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या होता है, इसलिए मैं उस तरीके से चीजें बता के चलो कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हेनरी फेयोल की बात कर लेते हैं। हेनरी फेयोल क्या था, एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रहे, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक्सप्लेन किया। इनकी एक फेमस बुक जिसका नाम क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि बुक का नाम क्या था, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट क्या कहा जाता है। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक एक करके बात करते हैं। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे इसके लिए क्या है, सबसे पहला क्या आता है, डिवीजन ऑफ वर्क आता है। क्या आता है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, देखो सीधी सीधी बात है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये जो बेसिक रूल है हमें क्या बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम होंगे उन सभी काम को हमें क्या करना है, इन जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनके बीच में हमें बांट देना है। बांटना भी कैसे, अंधाधुंध बांट देना नहीं कि ये वाला काम तू कर ले भाई, ये वाला तू काम तू कर ले, ये वाला काम तू कर ले, नहीं ऐसे नहीं बांटना है। आपको चेक करना है कि मेरे पास ये एम्प्लॉय है तो मेरे पास जितने भी काम है उस जितने उन जितने भी कामों में से उस एम्प्लॉय के लिए काम कौन सा ऐसा काम होगा जिसे वो बहुत अच्छे से कर सकता है, बहुत अच्छी तरीके से उसे परफॉर्म करता है, वही काम मुझे उसे देना है। अगर पता चला बंदा, जैसे मेरे जैसा बंदा मेरे एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन पृथ्वी कॉमर्स अकेडमी में ऐसा लगता है कि जैसे एक बंदा पढ़ाने में बहुत ज्यादा सक्षम है लेकिन उसको दे दिया जाता है कैमरा पकड़ के फोटो खींचो खींच खींच खींच, तो बंदा अच्छे से काम कर पाएगा, नहीं काम करेगा ना भाई, ठीक है। वही एक जो बंदा जो फोटोग्राफी में खिंची खिंची बहुत अच्छा है लेकिन उसको बोल देता है बेटा आओ ओसीएम पढ़ाओ, ओसीएम अकाउंट्स पढ़ाओ, एसपी पढ़ाओ, तो वो नहीं कर पाएगा, सही बात है। तो इंसानों को हमें हमेशा उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से काम देना चाहिए, समझ में आ गया। तो डिवीजन ऑफ वर्क यही कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम है वो काम सिर्फ एक पर्सन को नहीं देना है, वो उस काम को हमें क्या करना है, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सभी एम्प्लॉयज के बीच में उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, हमें क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है जब हम काम उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम बांटते हैं तो वो उस काम को बहुत दिल से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं और उस काम में वो एक टाइम पे आके क्या बन जाते हैं, एक एक्सपर्ट बन जाते हैं कि उनसे ज्यादा अच्छा वो पर्टिकुलर काम कोई और कर ही नहीं सकता। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोले, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलिए, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बता दूं। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है, जहां पे एक पर्सन को पावर दी जाती है कि भैया आप डिसीजन ले सकते हो या फिर आप ये पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो भी डिसीजन लेना वो आप ले सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होती है, जवाबदारी। क्या होती है, जवाबदारी। अब ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या बोलता है, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट ये बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मुझे क्या बना दिया जाता है, मुझे लीडर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाए, मुझे हेड बना दिया जाता है, ठीक है। अब मुझे हेड बना दिया जाता है, अब हेड बनाने के बाद अब यहाँ पे मुझे पूरी ऑथोरिटी दी गई है, भैया जितने भी 15 20 25 100 लाख 1.5 लाख एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज हैं तो सभी एम्प्लॉयज के से रिलेटेड डिसीजन आपको लेने हैं, उनसे आपको जैसे काम करवाना वो ऐसे काम आप पूरा करवाओ, ठीक है। ये ऑथोरिटी मुझे दे दी गई। अब अगर आगे चलकर जो मेरा बॉस होगा वो देख रहा है कि काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो जवाबदार कौन होएगा, भैया जब अधिकार मुझे दिया गया, ऑथोरिटी मुझे दी गई है, मुझे अधिकार दिया है कि मैं डिसीजन ले सकूं, तो कल को अगर काम गलत होगा तो रिस्पॉन्सिबल भी किसको माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल भी मुझे ही माना जाएगा। डांट कौन खाएगा, डांट में ही खाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इस तरीके से चीज आपकी क्या लेके चलती है। अगर कल को कुछ काम अच्छा भी होता है तो वाहवाही किसकी होगी, वाहवाही मेरी ही होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे अधिकार दिया गया था, मैंने काम करवा के लिया, समझ में आ गया। तो यही चीज होती है। क्या बोला गया, ऑथोरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जहां पे जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, समझ में आ गया। तो यही बोला गया, अगर किसी इंसान को अगर आप ऑथोरिटी दे रहे हो कि भाई आप ये पर्टिकुलर चीज में डिसीजन ले सकते हो, तो अगर वो काम खराब भी होता है तो उसका जवाबदार भी उसी इंसान को क्या ठहराना चाहिए। आपने स्पाइडरमैन का एक फेमस डायलॉग सुना होगा, जैसे यहाँ पे लिखा, ऑथोरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास पावर आ रही है तो उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। डन। फिर आता है डिसिप्लिन। क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया प्रिंसिपल डिसिप्लिन का मतलब मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये चीज बोलिए कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जितने भी रूल्स होंगे, ठीक है, जितने भी पॉलिसीज होंगे वो सारी पॉलिसीज को हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर हो, ठीक है। उन सभी को क्या करना है, उन सभी को सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सारे जो प्रिंसिपल्स है, ओबे, उन सभी को फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर ऑफिस का टाइम रखा गया कि मॉर्निंग 10 बजे ऑफिस शार्प सबको टच हो जाना चाहिए, मॉर्निंग से 10 बजे ऑफिस खुल जाएगा, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन यही कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन सभी को 10 बजे ऑफिस आना ही पड़ेगा,
ठीक है, अगर बोला जा रहा है कि शाम को 7 बजे के बाद ऑफिस बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे सारे प्रिंसिपल डिसिप्लिन यही कहता है कि शाम को 7 बजे सारे ऑफिस का बंद होना चाहिए। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके ऑफिस में अगर बोला गया कि आपको एक फॉर्मल अटायर रखना चाहिए, तो प्रिंसिपल डिसिप्लिन यही गाइड करता है कि सारे जो एम्प्लॉइज होंगे वो फॉर्मल ड्रेसअप करेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल डिसिप्लिन हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल डिसिप्लिन यही होता है कि सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी को हमें क्या करना चाहिए? हमें फॉलो करने आना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्या बोला? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यही चीज बोली है। जैसे मैंने चंगू की कहानी बताई, चंगू बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको जो ऑर्डर मिला था 2-3 जगहों से मिला था। अब जब ऑर्डर 2-3 जगहों से मिलेगा तो बंदा कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? बट ऑब्वियस बात कंफ्यूज होगा। और जब कंफ्यूज होगा तो काम क्या वो अच्छे से कर पाएगा? नहीं, काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। जब काम अच्छे से नहीं कर पाएगा तो नुकसान ही होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये बोलता है कि हमेशा हमेशा एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉस होंगे तो मल्टीपल बॉस की बातें सुनकर वो क्या हो जाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे यही बोला है कि कल को अगर आप भी ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे तो भैया बॉस एक ही को रखना, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का बॉस एक ही को रखना। ठीक है, ताकि वो उसके ही कहे हुए चीजों को कर पाए। अगर मल्टीपल बॉस रखोगे तो बेचारा करेगा तो करेगा, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला? प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये चीज बोली गई कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हो तो वहां पे जो एक ही हेड होना चाहिए और एक ही हेड का एक ही प्लान क्या होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बैकअप प्लान्स हम लेके रख सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर काम को करने के जो बोलते हैं ना एक पैटर्न होता है, एक जो प्लान होता है वो एक ही होना चाहिए। जैसे एक बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है? मुझे घूमने जाना है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, क्या करने का? वीडियो एडिट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में बातें चलती रहती है, जहां पे सारी चीजें चलती है। अब यहाँ पे 3-4 हेड है। एक हेड बोलता है हम एडिट करेंगे कैपकट से करेंगे, एक हेड बोलता है मैं करूंगा फिल्मोरा से करूंगा, एक बोलता है मैं एनिमे स्टाइल में एडिट करूंगा, एक बोलता है नहीं मैं सिनेमेटिक बॉलीवुड स्टाइल में एडिट करूंगा। अब मुझे यहाँ पे 4-5 हेड्स होंगे और 4-5 हेड्स के अलग अलग प्लान है। अब अलग अलग प्लान है तो अब ये 4-5 हेड ये अलग अलग सब क्या कर रहे हैं? सब एम्प्लॉइज को अलग अलग तरीके से गाइड करें। जब अलग अलग तरीके से गाइड करेंगे तो एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे? इधर तितर बितर हो जाएंगे। कोई भाई एनिमे स्टाइल में एडिट कर रहा होगा, कोई भाई रील वाले स्टाइल में एडिट कर रहा होगा, कोई कच्चा बादाम वाले स्टाइल में एडिट कर रहा होगा। तो क्या वो पर्टिकुलर काम हो पाएगा? नहीं, वो पर्टिकुलर काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4-5 प्लान थे। ठीक है, वही अगर एक सिंगल हेड होगा वो मल्टीपल प्लान्स लेगा, लेकिन मल्टीपल प्लान्स को लेने के बाद वो क्या करेगा? एनालिसिस करेगा कि जो 5 प्लान में से सबसे बढ़िया प्लान कौन सा है। ठीक है, वो सबसे बढ़िया प्लान लेके फिर सभी जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जितने भी उसके टीम मेंबर्स होंगे, उन सभी को प्रॉपर्ली गाइड करेगा कि आपको इस तरीके से काम करना है। फिर सारे एम्प्लॉयज को पता चलेगा हाँ ये एक पैटर्न है, उसी पैटर्न में हमें काम करते जाना। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से काम करेगा, एक सलीके से काम करेगा। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यहाँ पे ये चीज बोलिए, जब कभी भी एक एम्प्लॉय जब काम कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहली चीज उसको ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का इसमें कितना फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नुकसान हो रहा है। देखो एक चीज सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि ये प्रिंसिपल हमें ये कहना चाहता है कि कभी भी अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये कहता है कि आपको अपने फायदे से पहले सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या सोचना चाहिए। जैसे एक बात करूं, एक मैनेजर है, ठीक है, अब एक मैनेजर के पास कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ठीक है, कई सारे लोग टेंडर भरते हैं रॉ मटेरियल का। मैं ये ए कंपनी रॉ मटेरियल दे रहा है, बी दे रहा है, सी दे रहा है, डी दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंपनी ऐसी आ जाती है जो रॉ मटेरियल इतनी अच्छी क्वालिटी का दे रहा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है। तो वो क्या करता है? वो टेंडर भरता है। टेंडर भर के जो मैनेजर टेंडर अप्रूव करने वाला होता है उसे क्या करता है? तो उसे रिश्वत दे देता है। क्या कर देता है? रिश्वत दे देता है कि भैया रख 10 करोड़ रुपए रख, लेकिन ये ऑर्डर तुम्हारे ही हाथ आना चाहिए, किसी और के पास जाना नहीं चाहिए। अब अगर एक लॉयल मैनेजर होगा तो वो क्या देखेगा? वो ये प्रिंसिपल को समझेगा कि जहां पे वो अपना 10 करोड़ नहीं देखेगा कि भैया मुझे 10 करोड़ मिल जाएंगे मेरी सैलरी से, तो बहुत ज्यादा पैसे मुझे मिल रहा है, ठीक है, इसमें पहले मैं अपना 10 करोड़ रख लेता हूं, ऑर्गेनाइजेशन का जो होगा उससे होगा, मुझे क्या लेना देना। ठीक है, तो वो चीज नहीं चलती। अगर एक लॉयल मैनेजर होगा तो वो क्या करेगा? वो 10 करोड़ का क्या रिजेक्ट करेगा और साथ ही साथ टेंडर भी क्या करेगा? उसका कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि वो टेंडर से कंपनी को फायदा होने वाला नहीं है। तो ये प्रिंसिपल हमें यही सिखाता है कि कभी भी जो एक एम्प्लॉय अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसे सबसे पहले अपना फायदा देखने से पहले हमेशा उसको ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का इसमें क्या फायदा, ऑर्गेनाइजेशन को कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है।
फिर यहाँ पे क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पावर्स होते हैं, जब किसी भी एक सिंगल पर्सन के पास हो या फिर कुछ लोगों के पास ही हो, तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है कि जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पावर्स हैं, वो सभी पावर्स आपके सभी एम्प्लॉइज में क्या बांट दिए जाते हैं। सभी एम्प्लॉइज मतलब कुछ पर्टिकुलर लोगों में क्या किए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं कि अगर आपको ये चीज के बारे में कुछ भी पूछना है तो ये पर्सन से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तो उसको हम लोग डिसेंट। सेंट्रलाइजेशन मतलब पावर जब सिंगल हाथ, एक ही पर्सन के हाथ में पूरा पावर हो तो उसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम पावर्स को कुछ लोगों में बांट देते हैं तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमें ये चीज हमेशा समझनी पड़ेगी कि हमें हमेशा पूरा का पूरा पावर एक ही बंदे के हाथ में नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे के हाथ में दे देंगे तो हो सकता है कि कई बार उसका मिसयूज हो, ठीक है, उस पावर का गलत फायदा उठाया जाए। और हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे प्रॉपर्ली बांट करना चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर आपकी जो पावर है वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए, हर पावर हर किसी के हाथ में बांट दी तो जिसका जो मना रहा है वो बात कर रहा है, जो मना रहा है वो परमिशन दे रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमें हमारे पास प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए कि पावर कितनी सेंट्रलाइज मतलब कितनी पावर एक सिंगल पर्सन के हाथ में रहनी चाहिए और कितनी पावर हमें कुछ लोगों में बांट देनी चाहिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ज्यादा ऑथोरिटी वाले चीजें होंगी वो कंपनी का जो हेड होगा, कंपनी का जो सिंगल मोस्ट पर्सन होगा उसके हाथों में दे देनी चाहिए, और जो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होगी उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं और उसे हम कुछ लोगों के हाथों में क्या हम बांट सकते हैं। तो ये प्रॉपर बैलेंस हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, रेम्यूनरेशन मतलब सीधी सीधी बात है, कभी भी देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने कई बार सुना है कि जो बंदे होते हैं बोलते हैं कि भैया मेरा जिस हिसाब से स्किल है, मेरा जिस हिसाब से वर्किंग एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, उस हिसाब से मुझे पगार नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से कंपनी मुझे पैसे पे नहीं कर रही है, मैं कंपनी छोड़ के जाना चाहता हूं, मैं खुश नहीं उस जॉब से। कई बार ऐसा भी देखा है कुछ लोगों को उनके स्किल के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई उससे ज्यादा डिजर्विंग बंदा होगा, उससे उसके सेंटिमेंट हर्ट होते हैं कि भैया मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेरे पास इतना स्किल है, लेकिन उतनी सैलरी मुझे नहीं दी जा रही, वो सामने वाले बंदे को दी जा रही है। इससे क्या होता है, इससे खोट पैदा होती है ऑर्गेनाइजेशन में। क्या पैदा होता है, खोट पैदा होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली टिक पाता नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अब हमारी जरूरत क्या बनती है, हमारी चीजें ये बनती है कि हमेशा हमें किसी भी एम्प्लॉय की अगर सैलरी अगर हमें फिक्स करनी है तो हमेशा हमें उसको पर्सनल रिलेशन को साइड रखते हुए हमेशा उसकी जो सैलरी होनी चाहिए, उसकी जो रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, उसके स्किल के हिसाब से, उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसको रहने सहने के लिए कितना खर्च लगता है उसके हिसाब से, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इतने एक्सपीरियंस में कितनी सैलरी चल रही है, उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, रेम्यूनरेशन फिक्स करना चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि हमें इस तरह से सैलरी फिक्स करनी चाहिए कि कंपनी को भी फायदा हो। ऐसा नहीं कि कंपनी की जितनी प्रॉफिट है उतनी पूरी की पूरी प्रॉफिट की जो सैलरी है वो एक बंदे को दे दे तो कंपनी पूरी की पूरी डूब जाएगी, समझे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन मतलब क्या, ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन हमें ये बताता है कि हमेशा जब कभी भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन एक प्रॉपर हायरार्की में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर हायरार्की में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे टॉप लेवल हो गया, ये मिडिल लेवल हो गया और ये लोअर लेवल हो गया। ये क्या हो गया, ठीक है, तो हमेशा लोअर लेवल वाला बंदा कुछ भी बात होगा तो मिडिल लेवल वाले को बताएगा, मिडिल लेवल वाला फिर टॉप लेवल वाले को बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन में कोई दिक्कत आई, प्रोडक्शन में जब कभी भी दिक्कत आती है जो लेबर होता है वो डायरेक्ट एमडी के पास नहीं चले जाता है, डायरेक्ट कंपनी के सीईओ के पास नहीं जाता, वो क्या बताता है, वो अपने सुपरवाइजर को बताता है, फिर सुपरवाइजर जाके अपने मैनेजर को बताता है, फिर मैनेजर जाके मैनेजर की जो बातें है वो टॉप लेवल पे जाती है। फिर टॉप लेवल जो भी डिसीजन लेगा, जैसे मशीन चेंज करना है या फिर उस मशीन को बनवाना है, तो वो टॉप लेवल वाला डायरेक्ट लेबर को बताता नहीं, टॉप लेवल वाला किसको बताता है, मिडिल लेवल वाले पर्सन यानी मैनेजर को बताता है, फिर मैनेजर जाके सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किसको बताता है, लेबर को वो चीजें बताता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। जब कभी भी एक हायरार्की फॉलो की जाती है, क्या की जाती है, एक हायरार्की फॉलो की जाती है कम्युनिकेशन करने के लिए, जहां पे लोअर से मिडिल, मिडिल से टॉप या फिर टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, तो ये एक हायरार्की है। ठीक है, एक बोलते हैं ना एक सीक्वेंस है, अगर ये चीज फॉलो, उसको हम लोग स्केलर चेन बोलते हैं। कई बार चीजें बहुत ज्यादा अर्जेंट होती है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है, ठीक है, जहां पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्या करें, हम ये सीक्वेंस फॉलो करें, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में डायरेक्टली जो लोअर लेवल वाला बंदा होता है वो लोअर लेवल बंदा किससे बात करता है, टॉप वाले से,
और टॉप वाला बंदा मिडिल वाले से बात ना करके डायरेक्ट किससे बात करता है, लोअर लेवल वाले से बंदे से बात करता है। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन। जब कभी भी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अर्जेंट होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा, बहुत ज्यादा सीरियस होगा, जहां पे ये टाइम नहीं है कि हम टाइम लेके मैसेज पास करें, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या, उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक बोलते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर देखो सीधा सीधा यही बोलता है कि हर एक चीज, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यहाँ पे क्या बोला है, हर एक चीज के लिए एक जगह होती है और वो चीज अपने ही जगह पे होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने एक रिसोर्स का एग्जांपल, जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, जहां पे मैं कागज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, कागज, मतलब नोटबुक की प्रोडक्शन करता हूँ। अब नोटबुक की प्रोडक्शन करता हूँ, उसकी रॉ मटेरियल लगती है। अब रॉ मटेरियल कभी गोडाउन में पड़ी होती है, ठीक है, कभी बिल्डिंग के बाहर रखी रहती है, कभी वेयर हाउस में रखी रहती है, कभी मेरे पर्सनल ऑफिस में रखी रहती है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब ये जो एक पर्टिकुलर जगह फिक्स नहीं है, ये हमेशा घूमती रहती है, जब मर्जी करे तब रॉ मटेरियल की जगह क्या शिफ्ट होती रहती है। अब बीइंग मैं लेबर, मैं कभी जाऊंगा गोडाउन में चेक करूंगा, कभी मैंने यहाँ पे चेक किया, कभी यहाँ पे चेक किया, कभी यहाँ पे चेक किया, कभी कहीं और ही रखी है। तो वो रिसोर्स का एक प्रॉपर जगह है क्या, नहीं, रॉ मटेरियल का प्रॉपर जगह नहीं है। अब इससे मैं क्या करूंगा, मैं मेरे सुपरवाइजर को बोलूंगा भाई यार स्टॉक खत्म हो गया, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल को ऑर्डर कर दो। क्या करते हो, रॉ मटेरियल को ऑर्डर कर दो। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पहला, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा आ जाएगा, सही बात है, इससे रॉ मटेरियल ज्यादा टाइम तक पड़ा रहेगा तो हो सकता है वो खराब भी हो जाए। दूसरी चीज, टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि जब तक नया रॉ मटेरियल आएगा तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन रुका होगा तो वहां पे पैसे का भी नुकसान होगा। इसलिए बोला जाता है कि हर एक चीज की क्या होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, जहां पे वो प्रॉपरली क्या रखी जाए, और वो फिक्स जगह होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा चेंज होती रहे। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे ये बोला कि अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कई सारे एम्प्लॉइज होते हैं। क्या होते हैं, कई सारे एम्प्लॉइज होते हैं, हर एक एम्प्लॉइज होता है वो अलग अलग जगह से आता है, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग सोसाइटी से आया रहता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मैनेजमेंट हमें यह सिखाता है, हमें यहाँ पे यह बोलता है कि हमें हमेशा हमारी जो एम्प्लॉइज होते हैं उन एम्प्लॉइज के बीच में हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किस चीज को लेकर, काम को लेकर, ठीक है, या फिर उनके रिलीजन को लेकर, या फिर उनके कलर को लेकर, या फिर उनकी पर्सनालिटी को ये लेकर, या फिर उनकी लैंग्वेज को लेकर हमें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा हर एक एम्प्लॉय को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। हमारे लिए सारे जो एम्प्लॉयज होने चाहिए वो एक जैसे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है ये बंदा गोरा है, ये बंदा बहुत ज्यादा हैंडसम है तो ये गलती करेगा तो भी मैं उसको कुछ बोलूंगा नहीं, ये बंदा थोड़ा सा डल है, इसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो बिन गलती के भी क्या हमेशा डांटता है, तो ये चीज नहीं करनी है। अगर जो चीज आप एक बंदा जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है उसके साथ करो, वही चीज आपको क्या करनी है, वही जो बंदा जो जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी कम अच्छी है उसके साथ भी आपको सेम चीज क्या फॉलो करनी चाहिए। समझ में आएगा, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग। ये भी चीजें मैंने अलॉट कर दी है कि जहां पर यहाँ पे एक अश्योरेंस होना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉयज काम करें उन सभी एम्प्लॉयज की जो जॉब है वो फिक्स होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं, उनको पता होना चाहिए कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरी नौकरी यहीं पे रहेगी, मेरी नौकरी कहीं डूबने वाली नहीं है, मेरी नौकरी या फिर मेरे हाथ से जाने वाली नहीं है। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को डर रहेगा कि भैया मेरी नौकरी चली जाएगी या फिर नौकरी में अच्छे से कर नहीं पाऊंगा और नौकरी नहीं करूं, नौकरी मेरी कभी भी जा सकती, कभी मुझे काम से निकाला जाए, तो बंदा डरेगा और डर के मारे वो कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, वो उतनी इनिशिएटिव लेके काम नहीं करेगा। समझा। वही उसको जब एक फिक्स हो जाता है कि हाँ ये जो जॉब मेरी ही जॉब है तो वो अच्छे से काम करेगा, दिल से काम करेगा, क्योंकि जितना ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का होगा उतना ग्रोथ उसका भी होगा, वो ये चीज मान के काम करेगा। और एक चीज फायदा इसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, वो ये होता है कि अगर कोई भी काम को, अगर कोई काम पर्टिकुलर परफॉर्म कर रहा है, अगर उस चीज उसमें अगर एम्प्लॉयज को बार बार चेंज करते जाएगा तो वो जो काम है वो प्रॉपर्ली हो भी नहीं पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये बात कर ले, अकाउंट आपका एक सब्जेक्ट है, आपका कॉलेज खुला, कॉलेज के 2 महीने पहले एक टीचर आई थी जो आपको अकाउंट्स पढ़ा रही थी, फिर वहीं जब दूसरी टीचर, फिर 2 महीने बाद टीचर बदल गई, दूसरी टीचर आ गई, फिर 1 महीने बाद वापस एक तीसरी टीचर आ गई, फिर एक चौथी टीचर आ गई। अब मुझे बताओ, अब आपका अकाउंट उतने अच्छे से समझेगा नहीं, क्योंकि एक बच्चा जब तक एक टीचर के पढ़ाने के तरीके को समझता है, स्टाइल को समझता है, उसकी फैमिली उससे फेमिलियर होता है, तब तक टीचर ही चेंज हो जाती है। तो वो जो काम है वो काम प्रॉपर्ली हो पा रहा है क्या, नहीं। जो बच्चों का अकाउंट्स पढ़ने की जो चीज है, क्या स्कूल उतने अच्छे से अकाउंट पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। समझा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव हमें यह बोलता है कि भैया सिर्फ मैनेजर ही नहीं इनिशिएटिव लेंगे, मैनेजर्स ही नहीं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे या फिर बात रखेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयज को भी हमें मौका देना है कि वो भी आए और अपनी बातें रखे, वो भी आए और अपनी चीजें रखे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलते हैं, जो एनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज को
कि जब वो काम करे तो काम करते करते काम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, काम को और कैसे अच्छा किया जा सकता है, उस चीज के बारे में भी अपने डिसीजन के लिए या फिर डिस्कशन करें। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स क्या बोलते हैं? एस्पिरिट डी कॉर्प्स ये बोलते हैं यूनियन इन स्ट्रेंथ। यहाँ पे हमें ये चीज सिखाता है प्रिंसिपल कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको एक टीम की तरह काम करना है, उनको एक घर की तरह काम करना है, उनको कभी भी आपसी मतभेद रख के काम करना है नहीं। अगर वो आपसी मतभेद रख के काम करेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना जो सर्टेन गोल है वो अचीव कर नहीं पाएगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा जो 14 प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे मैंने आपको निमोनिक्स भी डैड यू कैन यू सी सो आई सी। देखो डैड से डी ए डी डिवीजन आ गया, अथॉरिटी आ गया, डिसिप्लिन आ गया। यू से क्या आ गया? यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एस से क्या आ गया? एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। फिर उसके बाद क्या आ गया? फिर सी से आपको ये भी याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सो आई कैन सी, ठीक है, सो आई कैन सी प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन भी आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आ गया, प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स आ गया। ठीक है। फिर ये चीज पूरी मैंने आपको बता दी, होप सबको चीजें ये क्लियर हो गई हैं। अब बात बढ़ते हैं हम साइंटिफिक प्रिंसिपल में। उससे पहले 1 मिनट में यहाँ पे लूंगा, मेरा एक कॉल आ रहा है, उसको अटेंड कर लूं मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा 10 मिनट 5-10 मिनट और लगेगा चीजें खत्म। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? आपके FW टेलर ने क्या ये साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। अब यहाँ पे एक चीज समझनी जो मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा, समझना। ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे? पहला बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये देखो ये ऑलरेडी हमें पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ये चीज ये कहते हैं कि हमें साइंस मतलब क्या होता है? किसी भी काम को हम कैलकुलेट करके उसे चेक करके हमेशा साइंटिफिक तरीके से उसको काम करना है। हमें कोई भी डिसीजन जो लेना चाहिए वो हमें अंदाजे से नहीं लेना चाहिए। यही चीज बात है। यहाँ पे साइंस यही बोलता है कि हमें हमेशा जो डिसीजन लेना चाहिए वो एक साइंटिफिक तरीके से लेना चाहिए, चीजों को एनालाइज करके, चीजों को कैलकुलेट करके लेना चाहिए, ना कि नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या होता है कि हमें कभी भी डिसीजन हमारे पर्सनल जजमेंट से या फिर हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें कभी भी हमें डिसीजन लेना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे क्या बोला? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे ये चीज क्या होती है? यहाँ पे ये चीज ये बोली गई है कि देखो हमेशा 2 तरीके से चीज होती है, एक एम्प्लॉइज होता है और एक मैनेजमेंट होता है। ठीक है। आपने कई बार सुना होगा जो एम्प्लॉइज होते हैं मैनेजमेंट से खुश नहीं होते। मैनेजमेंट यार बहुत परेशान करता है, मैनेजमेंट यार बहुत काम कराता है, मैनेजमेंट उतना सैलरी भी नहीं देता है। सही बात है। हमने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज देखी है कि जो एम्प्लॉइज होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है उनका कभी भी एक दूसरे के साथ जमता नहीं है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज खुश नहीं होते और उसकी वजह से काम प्रॉपर्ली हो नहीं पाता। तो ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं और मैनेजमेंट दोनों के बीच में जो रिलेशन होना चाहिए बहुत ही प्यारा रिलेशन होना चाहिए, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, वो मिलजुल कर काम करने चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। यही बोला है। हार्मनी मतलब क्या होता है? पीसफुली काम करना। नॉट डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करने। समझ में आ गया? ये नहीं होना चाहिए कि जो एम्प्लॉइज होते हैं जो मैनेजमेंट हो उन दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर मतभेद होना चाहिए। ठीक है। एक दूसरे को लेकर मन मुटाव होना चाहिए। मैनेजमेंट वाला एम्प्लॉइज की गाली देता है, एम्प्लॉइज आपके मैनेजमेंट को गाली। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें होंगी तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगा। फिर आता है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है? इसका कहने का मतलब क्या है? FW टेलर ये कहना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉइज है दोनों के परसेप्शन अलग अलग है। ठीक है। दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पे उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, जहां पे उनको ये चीज समझनी होगी एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट किस लिए डिसीजन ले रहा है, क्या चीज हो सकती है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजमेंट का हो सकता है, ये एम्प्लॉइज को समझना चाहिए। साथ ही साथ मैनेजमेंट की भी ये जवाबदारी बनती है कि एम्प्लॉइज, अगर मैं एम्प्लॉइज के ऊपर अगर ये रूल लगा रहा हूँ, ये पॉलिसी लगा रहा हूँ, तो उनकी वजह से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकता है या फिर उनको क्या फायदा हो सकता है, हमें ये भी चीजें देखनी है। एम्प्लॉइज की यहाँ पे जवाबदारी ये बनती है कि एम्प्लॉइज सिर्फ अपना पर्सनल फायदा ना देखे, सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे, वो कंपनी के बारे में भी सोचे। और मैनेजमेंट का ये जवाबदारी होना चाहिए कि मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी के बारे में ही ना सोचकर एम्प्लॉइज के बारे में भी सोचे। क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है, जब मैनेजमेंट एम्प्लॉइज के बारे में सोचेगा तो एम्प्लॉइज खुश होंगे, और एम्प्लॉइज जब खुश रहेंगे तो और ज्यादा मन लगा के काम करेंगे। जब और ज्यादा मन लगा के काम करेंगे तो कंपनी और अच्छा ज्यादा परफॉर्म करेगी। और वहीं एम्प्लॉइज को भी ये सोचना चाहिए, अगर कंपनी अच्छे से काम, कंपनी का अच्छा फायदा होगा तो बट ऑब्वियसली मैनेजमेंट खुश होगा। जब मैनेजमेंट खुश होगा तो मैनेजमेंट का प्रॉफिट होगा, मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगा, सॉरी कंपनी का फायदा होगा, तो बट ऑब्वियसली बात है हमारा भी क्या फायदा ही होगा। ये दोनों लोगों को एक दूसरे के जो परसेप्शन है, एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उसको समझनी चाहिए। इसको क्या बोला? मेंटल रेवोल्यूशन बोला। तो यहाँ पे क्या बोला है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ये चीज बोली कि जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है,
दोनों को हमेशा एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए। हमेशा कई बार हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पे कोई मुसीबत आ सके, या फिर कंपनी बोल रही है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट्स है, ऑर्डर्स बहुत सारे, तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज को थोड़ा सा ज्यादा रुक के काम करना पड़ेगा, फिर ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई कंपनी के पास ऑर्डर ज्यादा है और टाइम कम है, ठीक है, तो और ये ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को कॉपरेट करना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर ज्यादा है, टारगेट ज्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ओटी करने के लिए रेडी हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉपरेशन। और कई बार मैनेजमेंट को भी एम्प्लॉयज को कॉपरेट करना चाहिए कि जब आप उनसे ओटी करवा रहे तो उनको कहीं छुट्टी पे भेज दो, या फिर उनको 2-3 दिन की छुट्टी दे दो, पेड लीव दे दो, जहां पे उनकी सैलरी ना कट हो। तो इस तरीके से कॉपरेशन से क्या काम चलेगा, ठीक है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे अब एक चीज यहाँ पे आ जाती है कि जो मैनेजर्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज होती है, दोनों के बीच में उनकी जो जवाबदारी होनी चाहिए, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्ली डिवाइड होनी चाहिए। मैनेजर्स का काम क्या होता है, मैनेजर्स का काम ये होता है कि रूल्स बनाए, पॉलिसीज फॉर्म करे, काम को बांटे, ठीक है, ठीक है, तो मैनेजर को वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। एम्प्लॉयज की जवाबदारी क्या होती है, एम्प्लॉयज की जवाबदारी होती है उनको जो भी टारगेट दिए रहते हैं, जो भी काम दिया रहता है उसको पूरा करे, तो ये काम एम्प्लॉयज को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना आना चाहिए। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि जहां पर यहाँ पे ये मैनेजमेंट की जवाबदारी बनती है कि जो एम्प्लॉयर होता है और जो एम्प्लॉयज होती है, दोनों को एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं वो एक जो एम्प्लॉयर होगा, जो एम्प्लॉय, दोनों ही अपने आप में ग्रो करे, अपने आप में डेवलप हो सके, अपने आप में चीजों को और इंप्रूव कर सके, जिससे उनके अंदर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता और वो और ज्यादा इनिशिएटिव लेके काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये पूरा क्या था, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था। यहाँ पे कोड क्या दिया, सिली हेंस मेक कूल डांसेस डेली। देखो, सिली से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एच से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एम से मेंटल रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद सी से कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डी से डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, और डी से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स क्या है, पहला क्या, वर्क स्टडी, ये तरीका बताता है। यहाँ पे देखो, कोई अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, अगर एक एम्प्लॉय को मैं बोल देता हूँ कि ये काम मुझे करके दो, ठीक है, करके दो, अब मैं बोल रहा हूँ कि एक जो काम है उसको 1 घंटा लगने वाला है, उसको मैं बोलता हूँ 10 मिनट में करके दो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सही बात है। तो यहाँ पे ये चीज बोल रही है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है तो आपको पहले एक स्टडी करनी पड़ेगी। अगर कोई पर्टिकुलर काम हो रहा है तो उस पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग टाइम स्टडी बोलते हैं। मोशन स्टडी मतलब क्या होता है, इस काम को किस तरीके से किया जाए, ठीक है, जैसे ये जो काम है फटाफट हो, ठीक है, उसे हम लोग मेथड स्टडी बोलते हैं। मोशन स्टडी मतलब क्या होता है, ऐसे क्या मूवमेंट हो रही है, ऐसे क्या चीजें है, हाथ की मूवमेंट हो गई या फिर पैर की मूवमेंट हो गई या फिर बॉडी की मूवमेंट, जिससे अगर ये वाली मूवमेंट करेंगे, अगर ये वाली मूवमेंट करेंगे तो इससे काम बहुत ज्यादा स्टडी होगा, चेंज होगा, इसको मोशन स्टडी बोलते हैं, ठीक है। फैटिक स्टडी मतलब जो गैप्स होते हैं एक काम से दूसरे काम में जाने के टाइम पे जो बीच में जो गैप पड़ता है उसको हम लोग फैटिक स्टडी बोलते हैं। स्टैंडर्ड है, इसी चीज को हम लोग वर्क स्टडी मतलब सीधी सीधी बात यही होता है कि हम जब कभी भी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, उस तरह की चीज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वर्क स्टडी बोलते हैं। समझ में आ गया। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो टेक्निक है ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब कभी भी आपके काम हो रहे हैं तो हमेशा एक स्टैंडर्ड टूल्स होने चाहिए, क्वालिटी टूल्स होने चाहिए, क्वालिटी टेक्निक यूज की जानी चाहिए और हमेशा वही टूल्स और वही टेक्निक्स का यूज की जानी चाहिए। कभी भी इंफीरियर नहीं होना, हाँ सुपीरियर होगा, अच्छी क्वालिटी की चीज आएगी तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। अगर क्वालिटी डाउन होगी तो काम प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा। फिर आता है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। क्या बोला, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज विल कंप्लीट द टास्क अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे हमें हमेशा कोई भी, अगर जैसे मैंने बोला कि हमने क्या किया, हमने एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ये कैलकुलेट कर लिया, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि ये पर्टिकुलर काम को करने में हमें इतना मतलब ये पर्टिकुलर काम को ये टाइम में आपको खत्म करके देना है। अब जब आप एम्प्लॉइज को ये बोल देते हो कि ये काम को आपको पर्टिकुलरली ये टाइम में खत्म करके देना है, तो एम्प्लॉइज को भी क्या लगता है, हाँ बॉस ने बोला कि ये पर्टिकुलर टाइम में मुझे खत्म करके देना है, तो एम्प्लॉइज भी क्या करते हैं, उस अकॉर्डिंगली क्या काम करना शुरू करते हैं। इससे फायदे दो होते हैं। फायदा ये होता है कि टाइम बर्बाद नहीं होता और काम भी बहुत अच्छे तरीके से अपने सही समय में क्या कवर हो जाता है। अगर आप एक एम्प्लॉय को बोल दोगे बस ये मुझे काम खत्म करके दो और उसको बोल रहे नहीं हो कि कब खत्म करना है, कैसे करना है, तो एम्प्लॉय बहुत आराम से करेगा, आराम से करे। एक जो काम 1 घंटे में हो सकता है शायद वो पूरा दिन ले ले, ठीक है, पूरी रात ले ले, 2 दिन ले ले, 1 हफ्ता ले, तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप साइंटिफिक टास्क सेटिंग करते हो तो एम्प्लॉइज एक अकॉर्डिंगली के काम खत्म करते हैं। फिर आता है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे हमें हमेशा
जब कभी भी किसी भी पर्सन को हम जॉब एलोकेट करें या फिर कोई भी जॉब करवाना है तो हमेशा साइंटिफिकली चेक करके करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे पृथ्वी कॉमर्स अकेडमी में टीचर लानी है, तो जब मुझे टीचर लानी रहेगी तो मैं ऐसे नहीं अरे यार ये इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो मैं इसको जॉब पे रख ले, नहीं ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जवाबदारी ये बनती है पहले मैं उसका इंटरव्यू लूंगा, इंटरव्यू लेने के बाद मैं उसका एक डेमो लेक्चर लूंगा, फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि हाँ भाई इनको आता है, ये अच्छे से पढ़ा सकते हैं, इनकी स्किल्स अच्छी है। अगर मैं देख के रख लूंगा तो क्या ये साइंटिफिक टेक्निक होगी रखने की? नहीं, साइंटिफिक टेक्निक नहीं होगी। और जब मैंने सारे डेमो ले लिए, सारी चीजें ले ली और अगर मुझे लग रहा है ये अच्छी कैंडिडेट है और ये अच्छे से काम कर सकती है, लेकिन उनमें ये चीजों की इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, फिर उसके बाद जब मैंने ये सारे डेमोस देने के बाद मैं उनमें क्या कर सकता हूं, मैं उनको ट्रेनिंग दे सकता हूं कि आप इस तरीके से काम करो, इस तरह से आपका जो स्किल होगा वो इंप्रूव होगा। ठीक है, फिर आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, जो प्लानिंग और जो एक्चुअल वर्क है, ठीक है, वो दोनों ही चीजें अलग अलग चलती है, तो दोनों ही चीजों को दो अलग अलग तरीके के जो पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी देखरेख करते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि हमेशा जो वेजेस होने चाहिए, जो एक रिवॉर्ड होना चाहिए, मतलब जो इनकम होनी चाहिए एम्प्लॉइज की, वो कैसे डिसाइड होनी चाहिए। देखो दो तरीके लोग होंगे, एक होगा कंपनी में जो बहुत अच्छा काम करता है और बहुत ज्यादा काम करता है, और एक ऐसा एम्प्लॉइज होगा जो कम काम करता है और बहुत आलसी है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सैलरी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? सीधी सी बात है, जो बंदा ज्यादा काम करता है, ज्यादा मेहनत करता है, जिसके कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा है, उसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। और जो बंदा कुछ काम ही नहीं करता, उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो उसकी सैलरी क्या कम होनी चाहिए। यही चीज बोली गई कि हमेशा जो सैलरी होनी चाहिए, सैलरी एक एम्प्लॉय के काम के बेसिस पे होनी चाहिए, उसके मेहनत के बेसिस पे होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, अगर आप एक बंदा ऐसा है जो मेहनत नहीं करता लेकिन उसको सैलरी ज्यादा देके रखोगे, और जो बंदा मेहनत करता है उसको सैलरी कम देके रखोगे, तो कभी भी आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं, वो जो काम कर रहा है वो छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको, होप से चीजें क्लियर गई। यहाँ पे नियमन इसके लिए वाई से वर्क, एस से स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, एस से साइंटिफिक टास्क सेटिंग, फिर एस से साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, और एफ से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, और डी से डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें समझा दी, होप सबको चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अब ये दो मैनेजमेंट में आप समझो, देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली बताता है हमें कि काम कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे काम करवाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ती, और यहाँ पे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट हमें तरीका बताता है, मेथड्स बताता है कि कौन से मेथड अपना के हमें काम क्या करवाना चाहिए। तो ये दो चीजें की डिफरेंस यहाँ पे हमें इस चैप्टर में देखने मिलता है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो नोट्स आपको देखने मिल रहे हैं पीछे, ये नोट्स आप ये नोट्स में जो लाइनें लिखी उसको आप एज इट इज लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन बहुत कम मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये जो पॉइंटर्स है, लेकिन पॉइंटर्स के अंदर का जो कंटेंट है आपको थोड़ा सा इलाबरेट करके लिखना है। अब आप बोलेंगे सर ये नोट्स आपने ऐसे क्यों फिर लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है बेटा ताकि आप को जब एग्जाम के टाइम पे जब शॉर्ट रिवीजन करना हो तो आपको ये नोट्स हेल्पफुल हो सके। तो ये शॉर्ट रिवीजन वाले नोट्स हैं, समझ में आए? इसलिए मैंने इसको इस तरीके से इस चीजों को लिखा हुआ है। डन। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, होप सबको चीजें क्लियर हो गई। अगर चीजें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियोस में आपके लेकर आ सका। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।